हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर क्लासेस। हमने पिछले सीरीज में कंप्लीट फॉरेस्ट्री का कोर्स शुरू किया था। उसी में हम आज सिल्वीकल्चरल सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो सिल्वीकल्चरल सिस्टम के बारे में आज हम देखते हैं। तो ये आपका जो सिलेबस है उसमें ये सिल्वीकल्चर के बारे में यूनिट 1 में दिया है, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री में। तो आइए देखते हैं सिल्वीकल्चरल सिस्टम। अ सिल्वीकल्चरल सिस्टम इज अ प्लान्ड प्रोग्राम ऑफ सिल्वीकल्चरल ट्रीटमेंट्स डिजाइन्ड टू अचीव स्पेसिफिक स्टैंड स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स टू मीट साइट ऑब्जेक्टिव्स ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ अ स्टैंड। स्टैंड का के बारे में मैंने पिछली बार बताया था कि जो ट्री होता है उसे हम जनरली स्टैंड के नाम से देखते हैं। तो स्टैंड में हम सिल्वीकल्चरल सिस्टम में ऐसा ट्रीटमेंट यूज करते हैं ताकि जो हमारा स्टैंड है यानी कि जो हमारे ट्री है उसको हम प्रॉपर तरीके से जो डिजायर्ड आउटपुट हम चाहते हैं वो हम अचीव कर सके। तो हम क्या करना चाहते हैं, अचीव स्पेसिफिक स्टैंड स्ट्रक्चर, मतलब स्टैंड का स्ट्रक्चर वो हो जो स्पेसिफिक हो और जो हमें चाहिए हो ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। दिस प्रोग्राम ऑफ ट्रीटमेंट्स integrates specific harvesting, regeneration and stand tending methods। ये टेंडिंग मेथड्स के बारे में हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे, जिसमें प्रूनिंग, कटिंग, फेलिंग ये सब आता है। तो ये हम आगे देखेंगे अगली यूनिट में। दिस प्रोग्राम ऑफ ट्रीटमेंट्स इंटीग्रेट्स स्पेसिफिक हार्वेस्टिंग, यानी किस तरह से हमें उसे काटना है ताकि हमने फॉरेस्ट लगाया या ट्रीज लिए लगाए थे ताकि हम उससे टिम्बर ले सके, तो उसको हार्वेस्ट करने तो जाना ही पड़ेगा। तो हार्वेस्ट माने वहां से लेके आना इस स्टैंड को। तो टू अचीव प्रिडिक्टेबल यील्ड्स ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द स्टैंड ओवर टाइम, यानी कि हम क्या चाहते थे, जो हमने प्रिडिक्ट किया था कि इस साइज का स्टैंड होगा, इस साइज का उसका वॉल्यूम होगा, तो ये सब हमें बेनिफिट उससे लेकर आने के लिए। नेमिंग द सिल्वीकल्चर सिस्टम हैज बीन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल मेथड ऑफ रीजेनरेशन, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी 2022 में जो अभी पेपर हुआ था उसमें यही क्वेश्चन आया था कि प्रिंसिपल मेथड ऑफ रीजनरेशन के बेस पे ही सिल्वीकल्चरल सिस्टम को डिफाइन करते हैं या नेम करते हैं। इन इंडिया सिल्वीकल्चरल सिस्टम हैव बीन क्लासिफाइड प्राइमरीली बेस्ड ऑन मोड ऑफ रीजनरेशन एंड सेकेंडरीली ऑन फेलिंग सिस्टम। तो आइए मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ, जैसे कि ये 2022 का पेपर है। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर मोस्टली बेस्ड ऑन। तो इसका आंसर होगा सी, मोड ऑफ रीजनरेशन। आप ये पूरा पेपर हमारे ही चैनल में देख सकते हैं, जिसमें हमने इस चैनल की आंसर की के साथ इस पेपर को डिस्कस किया है। तो और ये जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देवदार फॉरेस्ट के बारे में, तो ये हम शेल्टरहुड सिस्टम जब पढ़ लेंगे तब हम ये देखेंगे कि इसका क्या आंसर होगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो गोल्स ऑफ सिल्वीकल्चरल सिस्टम क्या होंगे, जैसे कि हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं सिल्वीकल्चरल में, सिस्टम में सिल्वीकल्चर यानी कि हम टिम्बर या मेनली फॉरेस्ट जो प्रोड्यूसेस हैं उनको हम अचीव करना चाहते हैं। तो गोल्स क्या होंगे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, नॉट जस्ट टिम्बर, यानी कि सिर्फ टिम्बर नहीं, उसके जो अदर, जैसे कि हम जानते हैं कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, हनी सेरिकल्चर में रेशम वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। तो ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज हम चाहते हैं। प्लांट हार्वेस्ट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओवर लॉन्ग टर्म, यानी कि हम प्लानिंग के साथ चाहते हैं कि हमारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, तो वो जो मिले हमें वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये प्लांट हार्वेस्ट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओवर द लॉन्ग टर्म हमारा गोल है। रीजनरेशन एंड प्लांट सेरल स्टेज डेवलपमेंट। ये सेरल स्टेज क्या होती है दोस्तों, जैसे कि ये फॉरेस्ट सक्सेशन का टॉपिक है जो हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, यदि मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाया तो, जिसमें हम जो एक लैंड होता है जो बैरन होता है, यानी कि इवोल्यूशन कैसे होता है, सबसे पहला इवोल्यूशन वहां पे कैसे होगा। तो सबसे पहले वहां लाइकेन या मॉस आएंगे, मतलब लिथोस्फियरिक स्ट्रक्चर होगा। पहले तो एक बैरन एरिया होगा, उसके ऊपर फिर लाइकेन और मॉस आएंगे, फिर कैसे उसमें प्राइमरी सिरे आएंगे, फिर सेकेंडरी सिरे आएंगे, यानी कि ये वहाँ की वेजिटेशन है। और प्राइमरली वेजिटेशन के पे हम वेजिटेशन से ही शुरू करते हैं इवोल्यूशन को, इसलिए तो ये सेरल स्टेज डेवलपमेंट और रीजनरेशन जो कि प्लान्ड हो, तो ये हमारा गोल है। इफेक्टिवली यूज ऑफ स्पेस एंड प्रोडक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में भी बताया था कि फॉरेस्ट जो हमारा एरिया है वो हमेशा लिमिटेड ही रहता है। तो उसी स्पेस में हमें जो करना है और उसी स्पेस से मैक्सिमम आउटपुट लेना है ताकि हम एफिशिएंट यूज कर सके। तो स्पेस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मिनिमाइजिंग रिस्क फ्रॉम स्टैंड डैमेजिंग एजेंट्स लाइक इंसेक्ट, डिसीज एंड विंड थ्रो। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने फॉरेस्ट में ये ट्री लगाया,
ट्री लगाने के बाद उसमें यदि कोई इंसेक्ट लग जाएगा तो हमारा जो टिम्बर है उसमें क्या होता है, ऐसे होल्स बन जाएंगे या बोल्स बन जाएंगे, या हमारे टिम्बर की क्वालिटी सीधा सीधा डिग्रेड हो जाएगी। तो इसको हम चाहते नहीं है। और वहीं उसमें कोई डिसीज लग जाएगी तो जो प्लांट हमारा जो ट्री है, हमारा प्लांट जो बनेगा आगे जाके, वो ग्रो अच्छे से नहीं कर पाएगा। उसमें हमें जो रिक्वायर्ड विड्थ है वो नहीं मिल पाएगी, जो रिक्वायर्ड हाइट है वो नहीं मिल पाएगी, जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, जो हमने इतना सारा इनपुट डाला था। तो इसलिए ये रिस्क जो है इनको खराब करने वाले, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, डिसीजेस हैं, विंड थ्रो यानी कि हवा चली, बहुत तेज अगर हवा चल रही है तो ये आपका ट्री जो है ये गिर जाएगा। तो इसका जो ये स्टैंड है, यानी कि ये जो इसका बोल कह सकते हैं, जो ट्रंक कहते हैं मेनली, यदि वो गिर के टूट जाएगा तो फिर हम उसे उससे डिजायर्ड जो, यदि हम प्लाईवुड बनाने वाले होंगे तो वो नहीं बना पाएंगे, फर्नीचर के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है लकड़ी की वो नहीं ला पाएंगे। इसलिए विंड थ्रो की वजह से जो उसका जो डिसएडवांटेज है वो कम होना चाहिए, यानी कि उसका रिस्क कम होना चाहिए। तो ये हमारा प्लान है कि हम सिल्वीकल्चरल सिस्टम को इस तरह से यूज करें ताकि ये जो रिस्क है स्टैंड डैमेजिंग के वो सारे कम हो जाएं। फिर ensuring sustainability of resources includes biological, ecological and economic concern। अब जैसे कि जानते हैं कि सब लोग नेचुरल रिसोर्स को सिर्फ यूज करके, मिसयूज करके अब्यूज कर रहे हैं और सिर्फ अपना फायदा निकाल रहे हैं। लेकिन इसके लिए क्या होगा, इससे हमने नेचर को खराब कर दिया है। आज हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के क्या क्या परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो इसके लिए हम सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिस को यूज करेंगे ताकि हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी होती रहे, लेकिन बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक कंसर्न्स बने रहे, यानी कि रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज हो सके, सतत विकास यूज हो सके, सतत तरीके से यूज हो सके, मतलब आने वाली पीढ़ी भी उसे यूज कर सके। ये है हमारा मेन गोल। तो आइए आगे देखते हैं हाई फॉरेस्ट सिस्टम। बेसिकली हाई फॉरेस्ट सिस्टम क्या होता है दोस्तों? हाई फॉरेस्ट इज अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सीड और फ्रॉम प्लांटेड सीडलिंग्स, यानी कि कुछ नहीं है, आपने एक लैंड था उसमें जब आपने सीड डाले, सीड इस तरह से, और जो उसके बाद आपको ट्री मतलब फॉरेस्ट मिला उसको हाई फॉरेस्ट कहेंगे। एक और होता है कोपाइस फॉरेस्ट, यानी कि ये ट्री बना बनाया था, इसको काट दिया तो ये स्टंप बचा। स्टंप से जब फिर से जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कोपाइस के बारे में, फर्स्ट या सेकेंड वीडियो था, तो उसमें आप देखेंगे तो दो तरह के फॉरेस्ट होते हैं, हाई फॉरेस्ट और कोपाइस फॉरेस्ट। तो हाई फॉरेस्ट इज अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सीड और फ्रॉम प्लांटेड सीडलिंग्स। तो इसके हम तीन टाइप देखेंगे। ये सिल्वीकल्चरल सिस्टम के पार्ट के थ्रू हम देख रहे हैं कि कैसे हम इसमें सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज करके इसको बेहतर बनाएंगे और इससे अपन आउटपुट लेके जाएंगे। तो सिस्टम्स ऑफ कंसंट्रेटेड रीजनरेशन, सिस्टम्स ऑफ डिफ्यूज्ड रीजनरेशन और एक्सेसरी सिस्टम, ये तीन तरह से सिस्टम है। कुछ नहीं, बेसिकली ट्रीज उगा रहे हैं और कैसे उसको काटना है, उसको मैनेज करना है, ये सब देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम्स ऑफ कंसंट्रेटेड रीजनरेशन। तो सिस्टम्स ऑफ कंसंट्रेटेड रीजनरेशन में दो टाइप्स आते हैं, क्लियर फेलिंग सिस्टम और एक आता है शेल्टरवुड सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्लियर फेलिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके भी सब टाइप्स होते हैं, क्लियर फेलिंग, क्लियर स्ट्रिप, अल्टरनेट स्ट्रिप, पैच क्लियर कट। तो आइए इसको देखते हैं। क्लियर फेलिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये हाई फॉरेस्ट है तो हमने पहले सीडलिंग्स डाले होंगे, फिर उसके बाद ये बड़े हुए होंगे, फिर इनका टेंडिंग ऑपरेशन यानी कि कटाई छटाई हुई होगी, थोड़ा बहुत जो अननेसेसरी ब्रांचेस निकल आती हैं उनको काटना, फिर उसमें कोई वीड्स आ गए, मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स आ गए साइड में उन्हें काटना, तो और प्रूनिंग करना, और बहुत सारी चीजें आती है जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन सब को टेंडिंग ऑपरेशंस कहते हैं। तो टेंडिंग ऑपरेशन करना, फिर उसके बाद मैच्योर स्टेज, यानी कि अब ये मैच्योर हो गए हैं, उसके बाद उनका क्लियर कट, यानी कि क्लियर फेलिंग सिस्टम में ये हम पूरा यहाँ से क्लियर कट करेंगे, और ये हम आगे देखेंगे भी डिटेल में कि इसको किस तरह से कट किया जाता है, और इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है या यूरोपियन नॉर्म्स क्या है इसको लेकर, और किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स यूज होते हैं। तो ये सब हम देखेंगे, जिसमें हम गर्थ टू ब्रेस्ट हाइट और ये सारी चीजें, बहुत सारे मेजरमेंट्स भी देखेंगे इसके बारे में।
तो ये हो गया क्लियर कट सिस्टम, यानी कि क्लियर फेलिंग सिस्टम, जिसमें क्लियर फेलिंग सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिल्वीकल्चरल सिस्टम इन विच इक्वल or equiproductive areas of a mature crop are successively clear felled in one operation to be regenerated, को मिटा देती हूँ, to be regenerated most frequently artificially but sometimes naturally also, यानी कि आर्टिफिशियली और नेचुरली दोनों तरीके से क्लियर फेलिंग की जा सकती है। तो क्लियर फेलिंग सिस्टम बेसिकली बस यही है कि जो पूरा फॉरेस्ट था उसको पूरा क्लियर कट कर दिया हमने, यहाँ से जो टिम्बर उठाया वो ले गए। हाँ, तो दोस्तों हम एडवांटेजेस ऑफ क्लियर फेलिंग सिस्टम देख रहे थे। तो एडवांटेज इसके क्या होंगे कि आपका जो ट्री है आपको उसको काटना है वहां से, और आपने बोल दिया क्लियर फेलिंग कर रहे हैं, तो यानी कि ये पूरी लैंड में हम सारे जो ट्रीज हैं उनको काट कर ले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, ये सिंपलेस्ट और वेरी इजी टू ऑपरेट है। क्यों? क्योंकि आपको जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स होंगे तो उनको जो वहाँ के जो और छोटे ऑफिसर्स या फिर मजदूर होंगे उनको सीधा बताना पड़ेगा कि ये आप पूरा क्लियर कर लीजिए। इसमें कोई विशेष पहचान की जरूरत नहीं कि कौन सा ट्री काटना है, कौन सा नहीं काटना है, कौन सी मार्किंग करनी है। तो इस तरह से ये सबसे इजी सिस्टम हो जाएगा। फिर रिक्वायर्स लिटिल टेक्निकल स्किल्स ड्यूरिंग मार्किंग, क्योंकि आप जानते हैं कि इतने बड़े फॉरेस्ट में ट्रीज को पहचानना, फिर उनको मार्क करना, फिर उनको काटना, फिर उसको काट काट के वहां से बाहर लेकर आना, ये बहुत ही ज्यादा हैक्टिक प्रोसेस हो सकता है। तो क्लियर फेलिंग में बहुत कम गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको ये पूरा लैंड है या पैच है इसको पूरा क्लियर करना है, तो ये काफी इजी हो जाएगा। रिक्वायर्स लिटिल टाइम ऑन पार्ट ऑफ फॉरेस्ट स्टाफ एंड लेसर मनी, यानी कि फॉरेस्ट स्टाफ के लिए काफी आसान काम है और कम पैसों में हो जाएगा। ज्यादा जैसे आप फॉरेस्ट में एक बार का राउंड लगाने जाएंगे तो आपका काफी पैसा खर्च होता है, उतने सारे उतना व्हीकल से आप पहले अंदर तक जाएंगे, फिर वहां पे मार्किंग करेंगे, फिर दूसरे लोग उसको काटने के लिए आएंगे, फिर तीसरे लोग उसे लोड करके बाहर निकालने के लिए आएंगे। तो ये सब मनी बेस्ड प्रोसेसेस है। यदि हमें सिर्फ सीधा क्लियर फेलिंग करना है तो सीधे एक बार में जाएगा, कोई मार्किंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा लोड किए बाहर आ गए। तो इस तरह से ये काफी कम समय भी लेगा और काफी कम फॉरेस्ट स्टाफ की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। Large regeneration is obtained more easily in this system, thus saving time, money and energy. जैसे कि आपको जब रीजनरेशन करना हो, पहले मैं ये मिटा देती हूँ। जब आपको रीजनरेशन करना हो, यानी कि आपका जो आपका लैंड है अब वो वहां से पूरा क्लियर हो गया। यदि यदि आपने मार्किंग करके ट्रीज लगाए होते तो पहले एक ट्री होता, फिर उसके बीच में कहीं पे क्लियर फेलिंग हुई होती, फिर एक ट्री होता, तो ऐसा लैंड में जाकर वहां पे फिर से रीजनरेशन करने के लिए दिक्कत होती। अब जो क्लियर फेलिंग सिस्टम में क्या है, पूरा लैंड है, सारे ट्रीज को काट चुके हैं हम, तो अब इस पूरे लैंड में आप फिर से रीजनरेशन कर सकते हैं, तो ये काफी आसान हो जाएगा। तो लार्ज रीजनरेशन इज ऑब्टेन्ड, और ये लार्ज एरिया में हो सकेगा आसानी से, ऑब्टेन्ड मोर इजीली इन दिस सिस्टम, thus saving time, money and energy. There is a provision of complete overhead light which helps the regeneration of species which are strongly light demanders. जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कि यदि ये अल्टरनेट पैच सिस्टम होता या क्लियर फेलिंग नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता कि जब आप रीजनरेशन करने जा रहे हैं या आपने सीडलिंग या सैपलिंग लगाया, तो क्या होगा कि ये ट्री उसके ओवरहेड लाइट यानी कि सनलाइट को रोकेगा, तो सनलाइट रुकेगा तो इसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो हिंडर होगा या रुक जाएगा, तो उससे वो उसे ग्रोथ करने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा न्यू रीजनरेशन के लिए। एक बार तो आपने काट के ले गए, उसके बाद जो दोबारा लगाने की प्रोसेस होगी वो काफी कठिन हो जाएगी। तो इसलिए लार्ज देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कंप्लीट ओवरहेड लाइट। अब इस एरिया में आप देखिए क्लियर फेलिंग एरिया जहाँ पे लैंड पूरी खाली है, यहाँ पर आपने जो भी सीडलिंग या सैपलिंग लगाए इन्हें इजीली लाइट लाइट अवेलेबल होगा, सारे नेचुरल रिसोर्सेज इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो रीजनरेशन जो प्रोसेस होगी वो काफी इजी हो जाएगी और लाइट डिमांडेड स्पीसीज के लिए बहुत अच्छी होगी। आगे हम देखेंगे कि कुछ ट्रीज होते हैं जो लाइट डिमांडर्स होते हैं, जिन्हें लाइट की जरूरत पड़ती है, कुछ होते हैं शेड डिमांडर होते हैं, जैसे कि आपका चंदन का पेड़ है या आप कॉफी का शायद जानते होंगे, तो उसमें वो थोड़ा शेड डिमांडर है, तो उन्हें छाए की जरूरत पड़ती है शुरुआती स्टेजेस में बढ़ने के लिए। Little or no damage is caused to the young crop during felling operations, as most of these operations are completed before the new
रीजनरेट्स। अब जैसे कि आपने देखा कि ये अपना क्लियर फेलिंग सिस्टम है। क्लियर फेलिंग सिस्टम में क्या होगा कि एक सेकंड फिर से बताती हूँ मैं। जैसे ये क्लियर फेलिंग सिस्टम का एरिया है, यहाँ पे सारे जो स्पीसीज लगी हुई हैं ये आपको सारे ही काटने हैं। तो काटने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से हट गए। अब हट गए तो आपको यहाँ पे कोई ऐसा कोई नहीं होगा कि जो जैसे जो यहाँ पे होता, जैसे कि आपको ये वाला काटना है तो यहाँ पे अगर कोई यंग रीजनरेट हो रहा है तो इस पे यदि ये टिम्बर गिर गया या फिर ये स्टैंड गिर गया तो ये इसकी लाइफ तो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये इससे हम बच सकते हैं यहाँ पे। ये है अपना क्लियर फेलिंग सिस्टम। तो लिटिल और नो डैमेज इज कॉज्ड to the young crop during felling operations, as most of these operations are completed before the new crop regenerates. तो उसके बाद gives very high outturn per unit area। जैसे कि हमने देख रहे हैं कि जो इसका जो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, अब जैसे यहाँ पे पहले से पेड़ है, फिर आपने दूसरे लगाए, फिर तीसरे लगाए, तो ये काफी दिक्कत वाला काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी जगह पूरी खाली है, आप इसमें अच्छे तरह से प्लान करके आराम से सीडलिंग्स लगा सकते हैं। तो रीजनरेशन काफी आसान मैनेज्ड वे में हो सकता है और पर यूनिट एरिया आपको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट होगा, यहाँ कम हो सकता है। प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन बाय आर्टिफिशियल मीन्स इज वेरी मच कन्वीनियंट। अब यहाँ पे जो आर्टिफिशियल मीन्स से रीजनरेशन करना है वो कन्वीनियंस है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि खाली लैंड है, आप आराम से रीजनरेट कर सकते हैं। प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द मैनेजमेंट टू मेक अ कंप्लीट चेंज इन द स्पीसीज ऑफ फॉरेस्ट। यानी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा देखिए कि जैसे कि आपका पहले से कोई फॉरेस्ट, जैसे ये आर्टिफिशियल मीन का मतलब अल्टरनेट पैच सिस्टम का देख रहे हैं, तो अल्टरनेट पैच सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी एक स्पीसीज है, यहाँ पे भी ऑलरेडी एक स्पीसीज है। आप जो लगाने जा रहे हैं या जो रीजनरेट करने जा रहे हैं वो एक डिफरेंट स्पीसीज है, लेकिन आप चाहते हैं कि सारा एक ही स्पीसीज का हो, तो यहाँ इम्पॉसिबल है क्योंकि आपने सिर्फ पैच क्लीनिंग की है या कोई एक एरिया किया है, स्ट्रिप क्लीनिंग की है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप चाहते थे कि यहाँ पे ये पहले साल का वन था, अब इसको काट के हमें ठीक करवाना है। तो हमने कुछ नहीं किया, क्लियर फेलिंग किया, यहाँ से सबको हटाया और फिर से लगा दिया। तो ये आपका बेस्ट हो जाएगा कि आपको पूरा स्पीसीज नया बन सकता है आपका सारा का सारा। तो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द मैनेजमेंट टू मेक कंप्लीट चेंज इन द स्पीसीज ऑफ द फॉरेस्ट। इफ इन अ फॉरेस्ट ऑफ डाल्बेजिया सिसु, यानी कि सीसम की बात हो रही है, इफ इन अ फॉरेस्ट ऑफ डाल्बेजिया सिसु is found in abundance and management wants to replace it with some other species like Morus alba या Acacia nilotica, ये बबूल होता है। ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा रोज रोज थोड़ा थोड़ा याद करना है तो आपको एक समय के बाद सारे याद हो जाएंगे। Acacia nilotica, then it is very convenient to apply clear felling silvicultural system in that region. There will be no competition from already existing species and a vast area will be available for planting the desired species। जैसे कि आपने एक कहानी सुनी होगी अमृता देवी बिश्नोई जी की, कि वहां पे अंग्रेज जो थे खेजरली वृक्ष को हटाकर कुछ दूसरा प्लांटेशन कर रहे थे जो उनके लिए बेनिफिशियल था। तो इस तरह से आपने क्या समझा कि जो भी ये यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्पीसीज है उनको पूरा हटाया जाएगा और नया स्पीसीज लगाया जाएगा। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आपकी क्लियर फेलिंग हो चुकी होगी। क्लियर फेलिंग अगर नहीं होगी तो आपके में अलग अलग स्पीसीज होगी जैसे कि यहाँ दिखाई दे रही है। तो क्लियर फेलिंग का ये एक एडवांटेज है कि आप पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट एरिया वो किसी जैसे साल है तो सागौन से बदल सकते हैं, डाल यहाँ के केस में ये एग्जाम्पल है तो डाल्बेजिया सिसु को अकासिया निलोटिका से बदल सकते हैं। तो इस तरह से क्लियर फेलिंग सिस्टम का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और ये आपको याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इन सब में। फॉरेस्टर्स आर द व्यू दैट ग्रोइंग टिम्बर इन even aged stands produces timber which is more cylindrical, clean and has fewer knots. Foresters are the view that growing timber in even aged stands। अब even aged stands मैंने आपको बताया था कि even aged forest क्या होगा कि हमने पूरे लैंड एरिया में शुरू से प्लांटेशन किया तो ये सारे जो सीडलिंग्स हैं या सैपलिंग्स हैं ये सब एक समय के बाद एक ही उम्र के होंगे, तो इनको क्या कहेंगे, इवन एज। इन सब की एज क्या है, इवन है, सब एक ही उम्र के हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि इन सब का जो टिम्बर क्वालिटी होगी
या टिम्बर होगा, ये एक ही तरह का होगा क्योंकि सबने एक ही उम्र अचीव की है, तो सब लोग एक ही साइज को अचीव कर पाएंगे। तो फॉरेस्टर्स आर द व्यू that growing timber in even age stand produces timber which is more cylindrical, यानी कि इनकी जो टिम्बर होगी वो ज्यादा सिलेंड्रिकल होगी, क्लीन होगी, और नॉट्स यानी कि जो गांठें बन जाती हैं वो कम से कम होंगी। तो इस तरह से हमारे को क्लियर फेलिंग सिस्टम के एडवांटेजेस देखे हैं हमने। तो आइए आगे देखते हैं, आगे चलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लियर फेलिंग सिस्टम। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो डेसिकेशन एंड जनरल डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू सन, एयर एंड वाटर। जैसे कि अभी हमने देखा कि क्लियर फेलिंग सिस्टम में हम क्या कर रहे थे, लैंड में जो स्टैंड्स या हमारे ट्रीज थे उन सबको हम एक साथ काट रहे थे, यानी कि एक साथ इस एरिया से हटा रहे थे। तो इससे क्या होगा कि एक साथ जो आपकी इस पूरे एरिया की जो सॉइल है वो उसका एक्सपोजर हो जाएगा, किसके लिए, सन के लिए, जो उसके क्या होगा कि मॉइस्चर यानी कि नमी को उड़ा ले जाएगा। एयर के लिए, एयर से क्या होगा, आपका वो डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा, इस अपरदन शुरू हो जाएगा, यहाँ से जो सॉइल, जो फर्टाइल सॉइल है वो उड़कर दूसरे एरिया में जाना शुरू कर देगी। वाटर, वाटर अगर आ रहा है तो वो यहाँ से ऊपर की पूरी लेयर सॉइल को लेके चला जाएगा, तो इससे हमारा लॉस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए जैसे कि ये वाटर बहता हुआ आया और पूरा सॉइल का एक पूरा पैच लेके चला गया, तो ये हमारा इरोजन कर रहा है। तो ये बहुत ही क्लियर फेलिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ। आइए फिर अगला देखते हैं। इसी के सब पॉइंट्स हैं कि ये स्वैम्पीनेस ऑफ, इंक्रीजेस स्वैम्पीनेस ऑफ मॉइस्ट एरियाज एंड वेट एरियाज। अब जैसे कि कोई स्वैम्पी एरिया है, यानी कि कोई दलदल वाला क्षेत्र है, तो वहां वहां पे यदि आपने सारा पेड़ एक साथ काट दिए तो उसकी वहां पे अब जो एरिया था वहां पे कुछ पेड़ लगे थे जो उसकी स्वैम्पीनेस को कम कर रहे थे, यानी उस दलदली क्षेत्र को थोड़ा कम दलदली बना रहे थे, लेकिन अब आपने क्लियर फेलिंग कर दी, यहाँ से सबको हटा दिया, तो अब इसमें और गहरा दलदल हो जाएगा, यानी कि स्वैम्पीनेस बढ़ जाएगी, मॉइस्ट और ये और ज्यादा वेट वेट हो जाएगा, और एक तरह से पीट लैंड में बदल जाएगा, जो कि हमारे लिए और भी ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। फिर ग्रोथ ऑफ अ ग्रास एंड वीड्स विच में प्रूव अ हजार्ड टू रीजनरेशन ऑपरेशंस। वही है, अब क्लियर फेलिंग सिस्टम में आपने सारे ट्री स्पीसीज को वहां से हटा दिया, अब सारी ट्री स्पीसीज को वहां से हटा दिया तो जो छोटे छोटे ग्रासेस हैं या वीड्स हैं वो उग जाएंगे, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स, वो उग जाएंगे। अब आपको रीजनरेशन करना है, कोई अच्छी मान लो कि आपको साल के, सागौन के, शीशम के, इन सब के पेड़ लाके लगाने हैं, तो ऑलरेडी वहां पे ग्रास और वीड्स है, तो आपको पहले उनको हटाना पड़ेगा, तो ये आपका एक और जबरदस्ती का काम बढ़ गया ना, इसलिए इसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। ये क्लियर फेलिंग सिस्टम का एक तरह का डिसएडवांटेज हो गया। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स, फंगी, बैक्टीरिया विच आर हार्मफुल टू द यंग क्रॉप। अब जैसे कि ये पूरा लैंड का पैच है, ये आपने पूरा खाली कर दिया, यदि खाली कर दिया तो अब यहाँ पे खाली जगह पे लोग रहने आ जाएंगे, लोग क्या होंगे, इंसेक्ट्स, फंगी, बैक्टीरिया, तो वो क्या करेंगे, अब यदि उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो जो छोटे छोटे यंग क्रॉप होंगे जो अपने आप को इनसे बचाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो उनको ये हार्म करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। On steep slopes and hillsides, clear felling exposed to areas to serve soil erosion results landslide। ये तो देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल है कि ये आपका हिली एरिया था, जो कि आज उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि चार धाम प्रोजेक्ट है या ये सब है, इन सब से क्या हो रहा है, ये हिली एरिया था, यहाँ पे लगे हुए थे पेड़, आपको आपने क्लियर फेलिंग करके इन सबको काट दिया। अब क्या होगा, ये सारा का सारा जो सॉइल है एक साथ एक्सपोज हो गया, प्लस इसमें क्या होगा, अब ये एरिया को जो ट्रीज थे उनकी रूट्स ने बांध के रखा हुआ था यहाँ की सॉइल को, अब आपने हटा दिया, तो हटा दिया तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा प्रोन हो जाएगा लैंडस्लाइड्स के लिए। तो इस तरह से हमें इनको अवॉइड करना चाहिए, और ये किसकी वजह से हुआ, क्लियर फेलिंग करने की वजह से। तो ग्लोबल वार्मिंग, अब आपने कितना बड़ा कार्बन सिंक था, उसको आपने एक साथ सारा हटा दिया, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके हटाते तो क्या होता कि कोई ट्री बचा रहता, वो फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा होता, ऑक्सीजन को दे रहा होता। अब लेकिन क्लियर फेलिंग सिस्टम में आपने सारा का सारा हटा दिया, तो अब ये जो सारा मटेरियल होगा
ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक की जगह सोर्स बन चुका होगा। तो ये एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है, ट्रीज सिंक सिक्वेस्ट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम कर रहे थे, आपने हटा दिया, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एक डेटा लिखा है, ऑलमोस्ट 18 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एमिटेड इन द एटमॉस्फेयर अर्ली, पहले ही हम 18 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड कर चुके हैं, और क्लियर फेलिंग करेंगे तो ये और भी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। नॉट फ्रेंडली फॉर द वाइल्ड लाइफ, लॉस ऑफ हैबिटेट, रिजल्ट माइग्रेशन। अब जैसे कि आपने क्लियर फेलिंग करना शुरू कर दी, ये आपका लैंड था, यहाँ पे काफी सारे ट्री थे, ये आपका लैंड था, यहाँ पे काफी सारे ट्री थे, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी वाइल्ड लाइफ रह रही होगी। यदि आप पूरा नहीं हटाते, कुछ कुछ हटाते, जैसे कि मान लो यहाँ का थोड़ा एरिया हटा दिया, यहाँ का हटा दिया, तो जो वाइल्ड लाइफ है वो थोड़े दिन के लिए यहाँ माइग्रेट कर जाएगी, यहाँ वाले यहाँ माइग्रेट कर जाएंगे, यहाँ वाले यहाँ माइग्रेट कर जाएंगे, तो वाइल्ड लाइफ को इतना ज्यादा हैबिटेट का लॉस नहीं होगा। लेकिन आपने क्लियर फेलिंग में क्या किया, इन सबको एक साथ हटा दिया, अब इस वाइल्ड लाइफ को क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। अब माइग्रेशन यदि फॉरेस्ट एरिया के में होगा, दूसरे फॉरेस्ट एरिया में होगा, या पास वाले फॉरेस्ट लैंड में होगा, तो वहां की स्पीसीज के लिए ओवरबर्डन हो जाएगा। और प्लस यदि ये फॉरेस्ट में नहीं, ये कोई ह्यूमन हैबिटेट के पास चले गए, तो ह्यूमन हैबिटेट में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो दोनों ही हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन जाएगा। इसलिए क्लियर फेलिंग सिस्टम को लोग अवॉइड करने को कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, नॉट स्ट्रेटेजिकल व्यू पॉइंट। अब जैसे स्ट्रेटेजिकल व्यू पॉइंट में आप देखते हैं कि जैसे कि हमने उरी मूवी देखी थी, या फिर जो भी हमने आर्मी से संबंधित मूवी देखते हैं, उसमें क्या होता है कि ज्यादातर आर्मी ऑपरेशन कहाँ होते हैं, फॉरेस्ट एरिया में होते हैं, और उनका सबसे बड़ा छुपने का या एनिमी को ट्रेस करने का सोर्स क्या होता है, ट्रीज। अब ट्रीज ही आपने हटा दिए वहां से, तो ये आर्मी मैन छुपेंगे कहाँ पे, कैसे स्ट्रेटेजिकली वो आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसलिए इसको, ये स्ट्रेटेजिकल व्यू पॉइंट भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है क्लियर फेलिंग सिस्टम के लिए। एस्थेटिकल व्यू पॉइंट, अब जैसे कि आप जा रहे हैं, आपको हरियाली दिख ही नहीं रही, सब जगह बैरन एरिया दिख रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो ये एस्थेटिकल व्यू पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सौंदर्य को खत्म करेगा। An even-aged forest is produced, which are more prone to attack by insects, pests, fungi, and damage by snow, wind, and even frost, as compared to an uneven-aged forest। अब आप जानते हैं कि यदि कोई इवन एज्ड फॉरेस्ट होगा, यानी कि जैसे कि आपने, ये लैंड है, यहाँ पे अभी आपने सबके में सीडलिंग्स लगाए, तो जो छोटे सीडलिंग्स होते हैं वो इंसेक्ट्स के लिए, या फिर पेस्ट के लिए, या फंगी के लिए, या स्ट्रॉन्ग विंड आ जाए, स्नोफॉल हो जाए, या फिर फ्रॉस्ट आ जाए, तो इनके लिए ये इतने ज्यादा इम्यून नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपका छोटा, आपके घर में रहा छोटा बच्चा, उसी तरह से होता है ये छोटा सा सैपलिंग। अगर छोटा सैपलिंग है तो बच्चे, जैसे छोटे बच्चे को हर जगह से प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इंसेक्ट से, बीमारियों से, सबसे, लोगों से, तो इस तरह से ये सैपलिंग को भी, जैसे वाइल्ड एनिमल आया, इसको खून के चला गया, हाथी आया, इस पर पैर रख के चला गया, तो ये अपना ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा, और ये कभी ट्री बन ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से जो इवन एज्ड फॉरेस्ट होता है वो इन सब के लिए ज्यादा प्रोन होता है। तो इसका, और इवन एज होने का कारण ही क्या है, क्लियर फेलिंग सिस्टम। आपने क्लियर फेलिंग नहीं की होती, वहां पे पहले से भी कुछ लोग होते, तो हो सकता है उसकी शेड में या उसके मैकेनिकल सपोर्ट की वजह से वो सैपलिंग ग्रो कर जाए, यहाँ पे एक बड़ा सा ट्री होता, तो ये इन सबको बचा लेता। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, यहाँ पे सारे ही के सारे छोटे छोटे हैं, इसलिए ये इवन एज फॉरेस्ट में क्लियर फेलिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। क्लियर स्ट्रिप सिस्टम, अब जैसे मैंने बताया क्लियर फेलिंग में आप क्या कर रहे थे, पूरा लैंड एरिया था जहां पे ट्रीज लगे हुए थे, आप इन सबको एक साथ कट कर रहे थे, तो वो हो गया था क्लियर फेलिंग सिस्टम। अब आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रिप में क्लियर कर रहे हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये आजू बाजू के फॉरेस्ट बने हुए हैं, यहाँ पे एक सिर्फ स्ट्रिप क्लियर की गई है, यानी कि यहाँ के पेड़ लेके गए हैं।
तो इससे इसके क्या फायदे और नुकसान होंगे? जो हमारे क्लियर फाइलिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज थे वो इसके एडवांटेज हो जाएंगे, और जो एडवांटेज थे वो इसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे। ये सिंपल सा सिस्टम है। द क्लियर स्ट्रिप सिस्टम may be defined as a silvicultural system in which clear felling is done in the form of strips which progress successively in one direction, usually against the prevailing direction of the wind। अब ये है कि आपको ये स्ट्रिप किस डायरेक्शन में बनानी है, तो उस डायरेक्शन में बनानी है कि जिस डायरेक्शन में विंड बहती हो। यदि विंड के अपोजिट साइड में बनाएंगे, तो जैसे आपने विंड विंड का डायरेक्शन ये था तो आपने इसी तरह से स्ट्रिप बनाई। अगर आपने स्ट्रिप इस तरह से अगर विंड का डायरेक्शन ऐसा होता और स्ट्रिप ऐसी होती तो क्या होता कि अब ये वाली ट्री को सपोर्ट नहीं है ना, ये यहाँ गिर जाएगा। इसलिए हम हमेशा प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ विंड के उसमें स्ट्रिप बनाएंगे अक्रॉस द रीजनरेशन एरिया। अब यहाँ पे क्या खाली किया ही इसलिए ताकि हम यहाँ पे रीजनरेट कर सके। तो ये हमारा हो गया क्लियर स्ट्रिप सिस्टम। अब अल्टरनेट स्ट्रिप सिस्टम क्या होगा कि वहां पे एक बड़े एरिया में स्ट्रिप क्लियर की जा रही थी, मान लो ये, और आजू बाजू ट्रीज थे। अब यहाँ पे अल्टरनेट बनाया हुआ है हमने कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक ट्री का स्ट्रिप है, फिर यहाँ पे इसको खाली कर दिया, फिर ये एक ट्री का स्ट्रिप है, यहाँ इसको खाली कर दिया। ऐसा अल्टरनेट में चल रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? The alternate strip system may be defined as a silvicultural system in which clear felling is done in the form of strips and the clear felled strips alternate with unfelled strips of similar width, though they may be narrower or wider also। अब वही है कि स्ट्रिप जो होगी वो नैरो भी हो सकती है, वाइड भी हो सकती है। इन द और फिर क्या होगा, with clear felled strips alternate with unfelled strips of similar width through they may a narrower or wider। so वही है कि हम स्ट्रिप्स को उतनी मोटाई रखेंगे जितना हम अनफेल्ड को रख रहे हैं, फेल्ड को रख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एरिया है, लैंड हम यूज कर पाएंगे और इनको सपोर्ट भी बना रहेगा। बस इतना ही है अल्टरनेट स्ट्रिप सिस्टम। अब हाई फॉरेस्ट सिस्टम में हमने एक पॉइंट तो पढ़ लिया था। अब उसका अगला पॉइंट है सिस्टम ऑफ डिफ्यूज रीजनरेशन और एसेसरी सिस्टम। हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड होगा सिस्टम्स ऑफ डिफ्यूज रीजनरेशन। इसमें क्या होगा, सिलेक्शन सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वहां पे हम सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई ट्री की मार्किंग नहीं हो रही थी कि आपको या तो सीधा एक लैंड है उसमें जो भी ट्री लगे सबको क्लियर कर दो, सबको काट दो। ये हो गया क्लियर फेलिंग सिस्टम। फिर हमने क्या पढ़ा, क्लियर स्ट्रिप सिस्टम, यानी कि ये वाली ट्री की रो बनी रहेगी, ये वाली बनी रहेगी, आप ये स्ट्रिप पूरी क्लियर कर दो। तो ये क्या हो गया, क्लियर स्ट्रिप सिस्टम। वही अल्टरनेट स्ट्रिप सिस्टम में क्या हुआ कि अल्टरनेटली आप क्लियर ट्रीज की स्ट्रिप को क्लियर कर दो। अब हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर रहे। इससे क्या होगा, कई बार हमारा जो अच्छे ट्रीज है, मान लो वो स्ट्रिप के अंदर आ गए, जो क्लियर होने वाली है, वो सारे काट दिए गए। और वहीं पे जो बकवास थे, जिनका प्रोडक्ट जो मतलब नॉर्मल नहीं थे, जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे चल के कि नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल इंक्रीमेंट नहीं था या ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो क्या हुआ, उन वो बचे रह गए और वो कट गए। तो ये तो हमारा एक मतलब नुकसान ही हो गया। इसको हम बेटर मैनेजमेंट प्लान नहीं बोलेंगे ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करके काटेंगे कि किसको काटना है किसको रखना है। तो इसमें क्या होगा, सिंगल ट्री सिलेक्शन। हाँ, तो हम फिर सिंगल ट्री सिलेक्शन में थे, यानी कि हम इस पूरे पैच ऑफ लैंड में ट्री को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा वाला काटना है, कौन सा वाला बचाना है। उसके बाद ग्रुप सिलेक्शन में पूरा ग्रुप देख लेंगे कि ये पूरा ग्रुप को उड़ा दो यानी काट दो, और ये पूरे ग्रुप को बचा दो। उसके बाद एसेसरी सिस्टम्स में हम क्या करेंगे, 2 स्टोरीड हाई फॉरेस्ट और हाई फॉरेस्ट विद रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो सिल्वीकल्चरल सिस्टम ऑफ डिफ्यूज रीजनरेशन, जैसे कि ये हम देख रहे हैं, बढ़िया सा फोटो है जिसमें हमने यहाँ पे ये पैच, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि स्ट्रिप क्लीनिंग हुई है। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। द सिंगल ट्री सिलेक्शन सिस्टम, यानी कि जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि ये पूरे आपके पोल स्टेजेस थे, ये रीजनरेशन स्टेज था, यानी कि यहाँ पे आपने ये रीजनरेट किया। उसके बाद आपने जो
ओल्ड हो गया, माने जो जो कंप्लीट मैच्योर हो गया उसको ही काटना था, तो आपने उसको टिक करके कटवा दिया। तो सिल्वीकल्चरल सिस्टम इन विच फैलिंग एंड रीजनरेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल एरिया एंड द रिजल्टेंट क्रॉप so uneven aged that trees and all ages are found mixed together over every part of the area। ये डेफिनेशन वैसे कुछ है नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि एक सिंगल ट्री सिस्टम में एक सिंगल ट्री को सिलेक्ट करेंगे और इसे काट देंगे। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल एरिया, all age classes are mixed together on every unit and area। अब जैसे इसमें हर तरह के लोग हैं, हर एज की क्लास है, जैसे ये छोटे वाले हैं, ये कुछ बढ़ गए हैं, ये डिफरेंट स्पीसीज है। तो लेकिन आपको तो सिलेक्ट करके काटना है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी उगे। Regeneration operations are carried out throughout the life of the crop and thinning are done simultaneously for improving the growth and form of trees। अब जैसे इसमें क्या होगा, पूरा लाइफ साइकिल चलता ही रहेगा। जो मैच्योर होगा वो कटेगा, जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, उसका और जो बड़ा हो रहा होगा उसको हम कटिंग टेंडिंग ये सब करके उसको बेहतर तरीके से उसका मैनेजमेंट कर रहे होंगे। तो ये पूरा लाइफ लॉन्ग ऑपरेशन है, इसमें हमेशा फॉरेस्ट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहेगी, सिल्वर कल्चरल सिस्टम का ऑपरेशन होता रहेगा और हमें हमेशा कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता रहेगा, यानी कि कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हमें मिलती रहेगी। तो ये एक अच्छा सिस्टम माना जा सकता है। अब द ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम, जैसे कि आप इस 3D इमेज में देख रहे हैं कि इस पूरे एरिया के ग्रुप किया और काट दिया, इसको पूरा ग्रुप किया काट दिया। सिलेक्शन सिस्टम इन विच ट्रीज आर फेल्ड इन स्मॉल ग्रुप्स एंड नॉट एज स्कैटर्ड सिंगल ट्रीज। जैसे कि वहां पे एक सिंगल ट्री काट रहे थे, यहाँ पे हम हमने कोई स्कैटरिंग नहीं की, सीधा एक ग्रुप किया और काट दिया क्लब करके सबको। of a typical system employed on the part of the whole forest each year under a felling cycle। अब क्या होगा कि इसमें कैसे हम करेंगे, पहले फेलिंग साइकिल में हमने मान लो यहाँ वाले ग्रुप को काटा, अब इसको अगले बार इस वाले ग्रुप को काटेंगे, फिर उसके अगले बार इसको काटेंगे, फिर वापस यहाँ आ जाएंगे, तब तक यहाँ के ट्रीज क्या है, ग्रो कर जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, काटने के लायक बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक अच्छा फेलिंग साइकिल चल रहेगा। तो ये हो गया ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम। तो आइए हम ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम के एडवांटेजेस देखते हैं। मेंटेन कंटिन्यूअस कैनोपी, कैनोपी बनी रहेगी, जैसे कि आप देख रहे थे कि वहां पर 3D इमेज में कि एक पर्टिकुलर कैनोपी बनी हुई थी कहीं ना कहीं। उसके बाद कंज्यूम सॉइल एंड मॉइस्चर टू द फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। अब सॉइल और मॉइस्चर जो है कंज्यूम होता रहेगा और फुलेस्ट एक्सटेंट, क्योंकि दूसरा ट्री तो लगा हुआ है ना उस ग्रुप के आजू बाजू, वो उसको यूज कर रहा होगा। मोस्ट रेजिस्टेंट टू इंजरीज बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड एडवर्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स। जैसे कि हम देखेंगे जो ये ट्रीज होते हैं, ये भी अपने आप में अपने आप को बचाने के लिए या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होगा, ये इंसेक्ट्स और पेस्ट से बचे रहते हैं। लेकिन यदि हमने क्लियर फेल कर दिया तो कोई है ही नहीं उसको बचाने के लिए, या कोई ऐसा उसको कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है कि कोई उसके अपना कोई ट्री अपना अंदर से कुछ ऐसे हार्मोन्स या फिर ऐसे कुछ केमिकल सीक्रेट करे ताकि इंसेक्ट्स और पेस्ट की ग्रोथ मिनिमम हो जाए। तो इससे क्या होगा कि वो इंसेक्ट्स और पेस्ट अपने आप को मल्टीप्लाई कर चुके होंगे और पूरे एरिया को कवर कर चुके होंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उस ग्रुप को क्लियर किया गया, बाकी जगह अभी भी फॉरेस्ट है इनको कंट्रोल करने के लिए। एंड एडवर्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स, यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स को भी बचाए हुए, क्योंकि हमने पूरा ट्री तो काटा नहीं है, पूरा एरिया क्लीन किया ही नहीं है। तो जो भी फोटोसिंथेसिस है या फिर जो एक कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, उनको बनाने के लिए ये है अभी भी। तो इस तरह से ये ग्रुप सिस्टम भी अच्छा इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सकता है। सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन का प्रिवेंट्स इन्विटेशन ऑफ ग्रास एंड वीड। अब जैसे छोटा एरिया है इस पैच में जिसमें हमने ट्री को काटा है, बाकी जगह तो है ट्री, तो यहाँ पे ग्रास और वीड का ग्रोथ कम रहेगा या मिनिमम रहेगा, तो इससे हम उसको बचा सकते हैं। नेचुरल रीजनरेशन कम्स अप विदाउट डिफिकल्टी। अब यहाँ पे जैसे ट्रीज हैं तो इनके कुछ मान लो पोलन गिर जाएंगे, पोलन ग्रेन गिर जाएंगे, बीज गिर जाएंगे, तो यहाँ पे नेचुरल रीजनरेशन खुद ब खुद हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये एक अच्छा सिस्टम माना जा सकता है। मोर ग्रोइंग स्टॉक ऑफ ऑल एजेस ट्रीज आर अंडर ईच अदर एंड बेस्ट सिस्टम्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज साइज ट्रीज। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्रुप में हमने काटा लार्ज साइज ट्रीज, यहाँ पे एक साइकिल चल रही है फेलिंग साइकिल, तो क्या होगा,
ग्रोइंग स्टॉक ऑफ ऑल एज ट्रीज, हमारे पास हर एज के ट्रीज होंगे। जब ये ग्रुप कटा होगा, यहाँ पे एक नेचुरल रीजनरेशन आया होगा, तब तक यहाँ पे कटने की बारी आ गई होगी, तब तक यहाँ पे यंग ट्रीज आ गए होंगे। फिर जब तक यहाँ पे यंग ट्रीज आएंगे, ये मैच्योर हो जाएंगे और कटने की बारी किसी और की आ जाएगी। तो ऐसे करते हुए हमें हर एज के ट्री मिल रहे होंगे और लार्ज साइज प्रोडक्शन होगा। फिर इट प्रोड्यूसेस अ फॉरेस्ट विच इज सुपीरियर बायोलॉजिकली एज वेल एज इन इट्स एस्थेटिक एंड सीनिक वैल्यू। अब जैसे इतना बड़ा पैच था, हमने थोड़ा सा ग्रुप करके काट दिया, तो हमने ना सीन खराब किया, ना उसकी एस्थेटिक वैल्यू खराब की, और प्रोडक्शन भी बना रहा। तो इस तरह से ये ग्रुप सिस्टम के एडवांटेजेस हो गए। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? स्किल इन मार्किंग, मैंने बताया था आपको कि जब भी हम क्लियर फेलिंग नहीं करेंगे, तो हम कुछ ना कुछ मार्किंग करेंगे कि हमें कौन सा ट्री काटना है, कौन सा बचाना है। तो इस मार्किंग की, और मार्किंग करना इतना आसान होता नहीं है फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो बहुत ही डाइवर्स होता है, तो वहां पे ट्रेन्ड पर्सनल की जरूरत पड़ती है। तो मार्किंग के लिए भी एक अच्छी खासी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, और फिर वहां जाके इतने इंटीरियर में ट्रीज को काटना, फिर वहां से लेके आना, ये काफी कठिन प्रोसेस होता है। failing to ensure regeneration to come up in the gaps, अब उसको मेंटेन भी करना कि कितने गैप में रीजनरेशन आएगा, कब काटना है, कब उसमें वहां पे शुरू हो जाएगा प्रोसेस रीजनरेशन का, और कितना गैप रखना है, ये सब बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर जो इनको ठेके पे दे देते हैं, अब काटने वालों को इतना नॉलेज रहता नहीं है ना कि कितना गैप मेंटेन करना है, किस तरह से फेलिंग करना है, कब रीजनरेशन होगा, इतनी उनने डिटेल स्टडी की नहीं होती है, इसलिए ये कठिन हो जाता है। Cost of logging and extraction is more as mature trees are scattered। अब जैसे कि हमने ग्रुप किया हुआ है, हमें डिपो हमने यहाँ बना रखा है, यहाँ से हमने काट लिया, अब हमें यहाँ तक लॉग्स को लेके जाना है, फिर वहां पे एक्सट्रैक्शन करना है। अब ग्रुप किया, अब मान लो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स डिवाइडेड हैं, अब यहाँ से भी लेके आना है, यहाँ से भी लेके आना है, सबको यहाँ पहुंचाना है, और बीच में एक घना जंगल है, तो इससे ये काफी ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। फिर इनहेरेंट क्वालिटी टिम्बर नेचुरल रीजनरेशन, क्वालिटी टिम्बर और नेचुरल रीजनरेशन हमें मिले इतना जरूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ पे नेचुरल रीजनरेशन की प्रोसेस किसी और वजह से खराब हो जाए, या क्वालिटी टिम्बर ना मिल पाए, क्योंकि हमने जो ग्रुप सिलेक्ट किया है हो सकता है उसमें उसके बाहर हो क्वालिटी टिम्बर, तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। फिर ग्रेजिंग प्रॉब्लम्स कैसे कि जो चारागाह है या फिर जो एनिमल्स है उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर जो यही खाना पसंद करते होंगे, अगर आपने उनका ग्रुप उनके ग्रुप जो है उसको काट दिया, तो अब वो कहाँ जाएंगे? प्रोटेक्शन इज डिफिकल्ट टू अचीव, इस प्रोटेक्शन बनाए रखना भी जरूरी है। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे इंट्रूडर्स भी होते हैं फॉरेस्ट में, जो अनऑथराइज पर्सन होते हैं जो काट कर ले जा लेते हैं। सक्सेस और फेलियर ऑफ रीजनरेशन डिफिकल्ट टू एक्सेस। अब ऐसा ग्रुप है जो आपका एकदम डेंस फॉरेस्ट के अंदर है, ये जो फॉरेस्ट है आपका, डेंस फॉरेस्ट के अंदर एक कहीं ग्रुप है, उधर पे अब अपन को रीजनरेशन चाहिए, तो वहां पे पहले बात तो जाना एक्सेस डिफिकल्ट है, फिर वहां पे रीजनरेशन नेचुरली हो रहा है सही से कि नहीं, ये भी काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। ग्रोइंग स्टॉक प्रोग्रेसिवली डीजेनरेट्स विद एवरी फेलिंग बाय रीजनरेशन ऑफ लेस वैल्यूएबल स्पीसीज, जैसे भी हम फेलिंग करते हैं, तो ग्रोइंग स्टॉक जो है ना वो कम होता चलता है, और उसकी क्वालिटी भी डिसइंटीग्रेट होती है, और उसकी जगह हमेशा कौन ले रहा होता है? लेस वैल्यूएबल स्पीसीज। तो ये भी एक तरह का अच्छा मैनेजमेंट नहीं हो सकता है, ऐसा डिसएडवांटेज में हम देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने टेबल के फॉर्म में दिया है, बेसिकली आपका एग्जाम न्यूमेरिकल मतलब ऑब्जेक्टिव है, तो आपको ये याद रखना होगा कि कहाँ पे कौन सा स्पीसीज सही बैठती है और किस तरह का इकोलॉजिकल टाइप होता है। तो आइए देखते हैं। क्लियर कट यानी कि क्लियर फेलिंग, तो साइज ऑफ ओपनिंग क्या होती है? लार्ज। सही बात है, मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा लैंड एरिया ही ओपन हो चुका है, क्योंकि सारे ट्रीज काट दिए गए हैं। उसका ये डायमेंशन दिया है कि 5 हेक्टेयर हो सकता है, 0.5 से 5 हेक्टेयर हो सकता है। यदि 5 हेक्टेयर है तो इस इकोलॉजिकल टाइप क्या होगा? पायोनियर होगा, यानी कि जो सबसे पहले मेच्योर वहां पे होंगे, ये हम फॉरेस्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, पायोनियर टाइप का होगा। उसके बाद बेट्यूला स्पीसीज, पॉपुलस स्पीसीज, अल्नस स्पीसीज, सेलेक्स स्पीसीज, इन सब
इन सब के लिए क्लियर कट किया जाता है। नो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इन सेंट्रल यूरोप, इसमें अभी कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है सेंट्रल यूरोप में। अब स्मॉल मीडियम के लिए क्लियर फेलिंग देखेंगे तो पाइनस सिल्वेस्ट्रिस और लैरिक्स डेसिडुआ, ये दो स्पीसीज है जो स्मॉल मीडियम के लिए यूज होती है। और ये कमेंट्स क्या है, कॉमन ट्रेडिशनली, ये कॉमन है। उसके बाद गैप या स्ट्रिप फेलिंग भी हमने पढ़ा था, तो ये स्मॉल एरिया में होता है, 0.05 टू 0.5 हेक्टेयर या 100 मीटर वाइड एरिया में होता है। उसके बाद ये क्या है, इंटरमीडिएट इकोलॉजिकल टाइप होते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट है। यहाँ पे ना कोई पायोनियर तक पहुंच पाया, जो अभी हम सेरल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि कौन सबसे पहले बैरन लैंड है उसमें, फिर लाइकेन मॉस आएंगे, फिर प्राइमरी वेजिटेशन, सेकेंडरी वेजिटेशन, फिर जो एक स्टेब्लिश्ड स्पीसीज होगी पहली, वो होगी पायोनियर। और इंटरमीडिएट क्या होगी, जो यहाँ है। इनकी स्पीसीज क्या होगी, पीसिया एबीस, फ्रैक्सिनस एक्सेलेसियर, एसर स्यूडो प्लांटस, फिर एसर प्लांटेनोइड्स, एसर कैम्पेस्ट्रे, क्वारकस पेट्रिया, क्यू क्वारकस रोबर, प्रूनस एवियम, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। ये सारी स्पीसीज आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए कि ये हमने गैप फेलिंग सिस्टम या स्ट्रिप फेलिंग सिस्टम के अंदर पढ़ी थी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाऊंगी कि उसमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि ये वाली स्पीसीज, जैसे मान लो कि ये बेटुला स्पीसीज किस तरह के फेलिंग सिस्टम के अंतर्गत आएगी, तो आपको सीधा इसको टिक करना है कि क्लियर फेलिंग सिस्टम के अंतर्गत आएगी। तो ये शेल्टरवुड सिस्टम इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनली ट्रांजिशन टू स्मॉल स्केल फ्री मिक्सचर ऑफ द ट्री एडजेसेंट सिस्टम्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट। ये शेल्टरवुड सिस्टम अभी हम पढ़ेंगे, अभी आप स्पीसीज को बस ध्यान में रख सकते हैं। तो ये शेल्टरवुड सिस्टम से संबंधित है, तो जब हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में फिर से देखेंगे। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप मत भूलिए।